नमस्कार। वर्ण विचार के अंतर्गत लगातार आज 5वीं कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें आज प्रयत्न के आधार पे उसके जो दो भेद हैं, आभ्यंतर और बाह्य, उसको जानेंगे। उससे पहले कुछ पूर्व की कक्षा में जो बाकी रह गया था उसको हम बता करके फिर आज के विषय पर लौटेंगे। तो आइए देखते हैं। हम इसके पहले जो आपको बताए थे कि स्वरों का जो वर्गीकरण है, जिह्वा के आधार पर, मुख विवर के आधार पर और ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, तो वहाँ तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। बस एक ट्रिक जो प्रयास हमारा है कि एक ट्रिक के माध्यम से अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर को हम लोग कैसे जानेंगे, क्योंकि ये विगत परीक्षाओं में पूछा गया एक क्वेश्चन है और आगे भी संभावना यहाँ से रहेगी क्वेश्चन बनने की। तो ये जो पश्च स्वर है हमारा, यानी जिह्वा के जो पिछले भाग से जो स्वर हमारे उच्चरित होते हैं, तो उनमें ध्यान से देखिए। बड़ा आ, ओ, औ और ये आगत स्वर जो आ लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक। तो इसको हमने एक वाक्य के अंतर्गत आपके जो है ताकि आपको कोई दिक्कत न हो, बहुत सरल ढंग से इसको समझ पाएँ, तो हमने लिखा आओ और ऑफिस के पीछे गुटुरगू करें। ये बहुत आसान है और याद भी हो जाएगा। आओ और ऑफिस के पीछे गुटुरगू करें। तो यहाँ से देखिए, बड़ा आ, ओ और औ, यहाँ तक अंडरलाइन करिएगा तो 3 स्वर मिलेंगे। ये हमारा आगत स्वर है जो लिखा हुआ है, ठीक। पीछे का तात्पर्य यहाँ किससे है? पश्च से, यानी जिह्वा के पश्च भाग से, ठीक है। और यहाँ से हमको मिल गया छोटा ऊ और यहाँ से क्या मिल गया? बड़ा ऊ। इतने वर्ण हमारे जो हैं क्या हैं? जिह्वा के पश्च भाग से उच्चरित होते हैं। ये तो रही पिछली बात। अब आते हैं हमारे कुछ मित्र बंधु जो है उनका इंटरव्यू वगैरह है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं परिभाषाओं पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि अगर पूछा जाए वहाँ उनसे साक्षात्कार में, तो वो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ, कोई भी विषय हो उससे संबंधित अपनी भाषा में कुछ न कुछ वो बता पाए वहाँ। जैसे वर्णमाला पूछ लिए कि वर्णमाला की परिभाषा बताइए, तो वर्णमाला बहुत सहज है, लेकिन अगर ये आप जानेंगे नहीं तो उस समय जो है ये दिमाग में आएगा ही नहीं कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। ये बहुत आसान है, लेकिन जब ये पूछा जाएगा साक्षात्कार में तो उस समय ये दिमाग में आता ही नहीं है प्रश्न। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमने बताया भी था कि वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन आते हैं, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आज का जो विषय है, तो देखते हैं प्रयत्न। हमने कहा था कि जो है व्यंजन के 2 भेद हैं मुख्यतः। कौन कौन? उच्चारण स्थान के आधार पे और प्रयत्न के आधार पे। तो उच्चारण स्थान के आधार पे हमने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया था। और प्रयत्न के फिर 2 भेद हो जाते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। ये प्रयत्न है क्या? इसकी छोटी सी परिभाषा है कि वर्णों के उच्चारण की चेष्टा या प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में हम जो चेष्टा करते हैं मुख के अंदर, उसको क्या कहते हैं? प्रयत्न। जो प्रयास करते हैं, पहले प्रयास ही होता है मुख के अंदर। कुछ भी हम बोलें उसके लिए पहले जो है प्रयास होता है, इसके बाद वर्ण हमारे मुख से बाहर निकलते हैं। तो वर्णों के उच्चारण में की गई चेष्टा क्या है? प्रयत्न है। अपनी भाषा में इसको वर्णों के उच्चारण में की गई चेष्टा या प्रयास को ही प्रयत्न या यत्न भी कभी कभी मिल जाता है, प्रयत्न या यत्न कहते हैं। इसके मुख्य 2 भेद हैं, आभ्यंतर और बाह्य। ये आभ्यंतर, जो आभ्यंतर लिखा हुआ शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में भी पूछता है, तो इसको प्रमादवश हम लोग अभ्यांतर मार देते हैं।
यहाँ ये मात्रा या पे लगा, इसको आप एकदम जानते रहिए और सही लिखिए, सही उच्चारण इसका, ये यहाँ और वहाँ वर्तनी में भी काम करेगा। तो आभ्यंतर के 5 भेद हैं और बाह्य के 11 भेद, इसी पे हमको चर्चा करनी है। ठीक, तो आते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं बाह्य के जो 11 भेद हैं, ये हैं क्या बाह्य के। तो आभ्यंतर और बाह्य को पहले समझ लीजिए। आभ्यंतर का अर्थ है भीतरी, यानी हमारी जिह्वा किसी भी वर्ण को उच्चारित करने के लिए जो चेष्टा करती है, भीतर ही किसी न किसी अवयव को छूती है, चाहे वो दंत को छुए, तालु को छुए, कंठ को छुए, ओष्ठ जो है ओष्ठ को स्पर्श करे, तो जो वो प्रयास है मुख के अंदर वो आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। ठीक, और बाह्य क्या है? बाह्य यानी वर्णों के उच्चारण में जो यत्न या प्रयत्न किया जाता है, वर्ण के मुख से बाहर निकलते निकलते जो प्रयत्न या चेष्टा की जाती है, जो प्रयास किया जाता है, वो बाह्य प्रयत्न है। और वर्णों के उच्चारण में जो मुख के अंदर चेष्टा की जाती है उसको क्या कहते हैं? आभ्यंतर। एकदम सहज ढंग से इसको समझिए कि वर्णों के उच्चारण में जो मुख के अंदर चेष्टा या प्रयास की जाती है उसे क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न। और वर्णों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलते निकलते जो वर्ण की चेष्टा या प्रयास किया जाता है उच्चारण में उसको क्या कहते हैं? बाह्य। उसके 11 भेद हैं। कौन कौन? अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, संवार, नाद, विवार, स्वाद, श्वास, उदात्त, स्वरित और अनुदात्त, ये 11 भेद हैं। क्या है? इन पे थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा या कम, इसको हमने पिछले भी बताया था वीडियो में। अल्प का अर्थ क्या है? थोड़ा या कम। और प्राण का अर्थ यहाँ है वायु से, प्राण वायु से, ऑक्सीजन से। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु मुख विवर से कम मात्रा में बाहर निकले, उन वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा? अल्प प्राण। ठीक, और महाप्राण क्या है? महा का अर्थ है ज्यादा, ज्यादा मात्रा में जिन वर्णों के उच्चारण में वायु निकले उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? महाप्राण। ठीक, घोष का अर्थ होता है गूंज, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज हो उनको क्या कहेंगे? घोष कहेंगे। और अघोष उसी का विपरीत है, यानी गूंज रहित जो वर्ण हो उनको क्या कहेंगे? अघोष। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं इस पे अभी विधिवत चर्चा बाकी है। संवार, नाद, विवार, श्वास, उदात्त, स्वरित और अनुदात्त, इसको देख लीजिए। संवार का अर्थ है कि मुख का अपेक्षाकृत कम खुलना। ठीक, जो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उसको, उसका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? संवार। नाद का अर्थ होता है, ये भी जो है किससे है? आवाज से है, गूंज से है। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद हो, ध्वनि हो, ठीक, उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? नाद। विवार का अर्थ है मुंह का पूरी तरीके से खुला होना। ठीक, तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख पूरी तरीके से खुला हो उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? विवार। श्वास, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास हमारी चलती रहे उनका बाह्य प्रयत्न क्या होगा? उन वर्णों का श्वास। अब उदात्त, स्वरित और अनुदात्त को समझ लीजिए, ये क्या है? उदात्त का अर्थ है कि ऊर्ध्व भाग से, ऊपरी भाग से जिन वर्णों का उच्चारण हो, ठीक, उन्हें क्या कहेंगे? उदात्त। ऊपरी भाग से जिनका उच्चारण हो जिन वर्णों का, उसको उदात्त कहेंगे। और अनुदात्त को पहले समझिए। उदात्त का विलोम अनुदात्त है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण निचले भाग से हो, ठीक है, उनको क्या कहेंगे? अनुदात्त। और जिन वर्णों का उच्चारण बीच का हो, यानी उदात्त और अनुदात्त के मध्य का हो, उसको क्या कहेंगे? स्वरित। अब इसको जानिए है क्या। ये तो इतना
हम लोग थोड़ा थोड़ा छींटा मारे, अब इसका और थोड़ा हम डिटेल करते हैं। उदात्त, स्वरित और अनुदात्त, ये जो तीनों हैं यहाँ, इनका जो प्रयोग है इन तीनों का, ये केवल स्वरों के उच्चारण में होता है, ये व्यंजन के लिए नहीं है। तो इनका प्रयोग किसके लिए है, यहीं लिख लीजिएगा, स्वरों के उच्चारण हेतु इनका प्रयोग होता है। ठीक है, ये केवल स्वरों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम एक आपको उदाहरण दे दें, जैसे हमारा है हर्ष आ, ठीक। अब इसके अगर ऊपरी भाग से यहाँ से होगा उच्चारण तो क्या होगा, उदात्त, बीच से होगा तो स्वरित, और निचले भाग से होगा तो क्या होगा, अनुदात्त। ठीक, ये मिलता कहाँ है ऐसा नियम, ये वैदिक ग्रंथों में इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में इनका जो है वहाँ बहुत विधिवत प्रयोग है, और इनके लिए एक चिन्ह निर्धारित है। अनुदात्त के नीचे पड़ी लाइन, अनुदात्त के नीचे देखिए हमने लगाया है ना पड़ी लाइन। ठीक, अगर किसी स्वर के नीचे पड़ी लाइन है तो उसका उच्चारण बाह्य उच्चारण, ठीक है, बाह्य प्रयत्न क्या होगा, अनुदात्त। ठीक, और अगर किसी स्वर के ऊपर खड़ी पाई, देखिए यहाँ लगा है खड़ी पाई है, तो उसका उस स्वर का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, स्वरित, और उदात्त के लिए कोई चिन्ह निर्धारित नहीं है। ठीक, अब आइए इधर आभ्यंतर के 5 भेद, इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आभ्यंतर का अर्थ हमने यही बताया कि वर्णों के उच्चारण में जो मुख के अंदर, वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर जो चेष्टा या प्रयास की जाती है उसे क्या कहते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न। और वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख से निकलने वाले वर्ण के पूर्व जो प्रयास किया जाता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य प्रयत्न। ठीक, ये इसकी परिभाषा है, और प्रयत्न की परिभाषा हमने लिख दिया कि वर्णों के उच्चारण की चेष्टा या प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। ठीक, अब आइए स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और संवृत, इसको समझ लीजिए क्या है। स्पृष्ट का अर्थ है छुआ हुआ, आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं। स्पृष्ट का अर्थ क्या है, छुआ हुआ, छुआ हुआ स्पृष्ट का अर्थ है छुआ हुआ, चाहे कम या ज़्यादा। ठीक है, और ईषत का अर्थ होता है कम, इसको भी लगे हाथ लिख दे रहे हैं। अब छुआ हुआ क्या है, स्पर्श व्यंजन, यानी वो वर्ण जिनमें हमारी जिह्वा मुख के अवयव को छूती हो, किसी न किसी भाग को वो स्पर्श करती हो, वो स्पृष्ट वर्ण कहे जाएंगे। उसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, का से माँ तक, यानी हमारे 5 वर्ग, 25 वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। स्पृष्ट के अंतर्गत 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग किसके अंतर्गत आ जाएंगे, स्पृष्ट, इसीलिए यहाँ लिख दिया गया स्पर्श व्यंजन। ठीक, ईषत स्पृष्ट, ईषत का अर्थ होता है थोड़ा या कम। ठीक है, जिसमें हमारी जिह्वा मुख के अवयवों को बहुत कम मात्रा में छूती हो, उसको क्या कहेंगे, ईषत विषय। उसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन है, या, वा, रा, ला, इन्हें मृदुल व्यंजन भी कहा जाता है। अभी आगे इसको हम बताएंगे, इनको एक नाम और दिया गया है, मृदुल व्यंजन। ठीक है, या, वा, रा, ला हमने बताया था क्या, या, वा अर्ध स्वर के अंतर्गत है, रा को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं, और ला को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ठीक, ये पिछले वीडियो में चर्चा हुई थी। ईषत विवृत, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, लेकिन कहें ईषत विवृत यानी जो कम खुला हो, ईषत विवृत का अर्थ कम खुला हो। इसमें हमारे ऊष्म वर्ण आएंगे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से उष्मा निकलती हो। ठीक, कौन कौन है, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा,
ये ईषत विपरीत के इनका जो प्रयत्न है आभ्यंतर प्रयत्न ईषत विपरीत के अंतर। प्रश्न ऐसे बनेगा कि ईषत विपरीत का ये जो शा का प्रयत्न है कैसा है, तालव्य शा का प्रयत्न किस प्रकार का है, तो आपका उत्तर होगा कि आभ्यंतर के अंतर्गत ईषत विपरीत इनका प्रयत्न है। ठीक। और विपरीत का अंतर होता है कि मुंह का पूरी तरीके से खुला हुआ, तो इसमें सभी स्वर आते हैं। विपरीत स्वराणाम इसका सूत्र है, विपरीत स्वराणाम, तो सभी स्वर इसमें आ जाएंगे, लेकिन हरस्वा को छोड़कर, हरस्वा छोटा जो है उसको छोड़कर। और संवृत का अर्थ है बंद या ढका, ढका हुआ। ठीक है, यानी जिनके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख लगभग बंद हो, उसके अंतर्गत क्या आएगा, ह्रस्व आ। लेकिन यही नोट करके लिखिएगा या स्टार बना के लिखिएगा है जस्ट नीचे, ठीक, कि ह्रस्व आ का प्रयोग जब व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण में किया जाएगा तो इसका, किसका, ह्रस्वा का, इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, आभ्यंतर प्रयत्न हो जाएगा क्या, विपरीत। आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, ये भी यानी विपरीत के अंतर्गत चला जाएगा, विपरीत होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी जब ये संधि समास में इसका प्रयोग होगा, जैसे दीर्घ संधि में हम लोग पढ़ते हैं जो है वहां आधन आ बराबर बड़ा आ, तो वहां उसका क्या प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न हो गया, विपरीत के अंतर्गत आ जाएगा। समास में जैसे पीत प्लस अंबर पीतांबर, वहां भी देखिए होता है। ठीक, तो अगर ये संधि समास व्याकरणिक प्रक्रिया में अगर ये आता है, व्याकरणिक प्रक्रिया के अंतर्गत जब इसको आ का प्रयोग किया जाएगा तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। और अगर स्वतंत्र रूप से है तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, संवृत। ठीक, तो इतना जो है आप लोग इसको अच्छे से बनाइए, नोट्स इसका इतना जितना बताया गया है स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।